नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होने के बावजूद सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं की ओर से अपने पक्ष में वोटिंग करने की अपील को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने ऐसे मामलों पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पत्र लिखा। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया कंपनियों को धारा 126 की याद दिलाई है। असल में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 के तहत मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले से टीवी या दूसरे ऐसे किसी माध्यम पर चुनाव प्रचार या उससे जुड़ी सामग्री दिखाने पर रोक है। आज समझेंगे कि क्या सोशल प्लेटफॉर्म आदर्श आचार संहिता के दायरे में आ रहे हैं। आज इंटरनेट के दौर में आचार संहिता के मायने क्या हैं और सोशल मीडिया पर आचार संहिता को लागू करने में परेशानियां क्या हैं। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। विराग गुप्ता हैं, आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में और आपने ही एक लेटर इलेक्शन कमीशन को लिखा था सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एस.के. मेंदिरत्ता हैं, पूर्व सलाहकार चुनाव आयोग से, सर स्वागत है। सुब्रमण्य भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, आप साइबर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं विराग आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आपने चुनाव आयोग को एक लेटर दिया जिसमें आपने संज्ञान दिलवाया, मैं कहूँ कि कांग्रेस या बीजेपी XY जो भी पॉलिटिकल पार्टियां, वो कैसे जो साइलेंस पीरियड माना जाता है, यानी कि मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म या पब्लिकली आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, उस दरमियान भी सोशल मीडिया पर आप प्रचार कर रही हैं, यानी पार्टियां या उनके उम्मीदवार। क्या वाकई सोशल मीडिया को पब्लिक प्लेटफॉर्म माना जाए आज के दौर में? वो अगर इंडिविजुअल है या फिर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इसमें आचार संहिता कहाँ पर आ रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक या टेलीविज़न मीडिया के बराबर हैं। आप उनका नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मतभेद या विवाद हो सकते हैं। इसकी बैकग्राउंड ऐसे है कि अक्टूबर 2013 में हम पहली बार इलेक्शन कमीशन में गए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया कई गैर राजनीतिक दलों के द्वारा कि आप इलेक्शंस के लिए इतनी सख्ती बरतते हैं। आर्टिकल 324 संविधान के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने का सुप्रीम कोर्ट को एक उनको मैंडेट दिया गया है। लेकिन जब 2010-11 के बाद से जब सोशल मीडिया की आंधी चालू हुई, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन को यह आभास नहीं था कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। हमने उनको विस्तृत प्रतिवेदन दिया और हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक के दायरे में इंटरनेट भी आता है और इसके लिए आपको कोई संविधान संशोधन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में बदलाव की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन जारी करना चाहिए। और उसके बाद पहली बार ये एक एफिडेविट का सिलसिला चालू हुआ कि प्रत्याशियों को अपना फेसबुक, गूगल और ट्विटर अकाउंट देने की भी शुरुआत की गई 2013 के बाद। हमने अभी जो रिप्रेजेंटेशन दिया कई लोगों के माध्यम से, उसमें हमने उसमें बोला कि 4 बिंदु बोले उसमें, जिसमें उन्होंने एक बिंदु पर कार्रवाई की है। पहला बिंदु ये बोला कि फेसबुक और गूगल, ट्विटर की तरह व्हाट्सएप की भी अब आप उसकी जानकारी इलेक्शन में लें एफिडेविट में। दूसरा हमने बोला कि जो फॉरेन कंपनीज़ का जो इंटरफेरेंस है वो इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर एक्सपेंसेस के बारे में कैसे कंप्लाइंसेज हो वो बोला था। और चौथे नंबर बोला था कि सेक्शन 126 के तहत आखिरी 48 घंटे में चुनाव प्रचार पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, उसकी हमने एक रूपरेखा बताई थी, जिसके बारे में उन्होंने ये प्राथमिक कदम उठाए हैं, पर अभी बहुत सारे ठोस कदम उठाना बाकी है। मेंदिरत्ता साहब, जो आदर्श आचार संहिता है, और मैं अगर इस 48 घंटे के टाइम जोन में आऊँ, यानी कि जब मतदान हो रहा होता है उससे 48 घंटे पहले पब्लिकली चुनाव प्रचार आप नहीं कर सकते हैं, बैनर पोस्टर रैलियां नहीं होती हैं। इसका मकसद उस वक्त क्या था जब ये लागू किया गया आचार संहिता, ये एक प्रावधान लाया गया? और क्या आज बदलते वक्त के साथ जब 24 आवर न्यूज़ चैनल्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, सोशल मीडिया है, और ऐसे में किसी एक राज्य की रैली को जहां पर चुनाव 5 दिन बाद है और दूसरे राज्य पर जहां पर मतदान 2 दिन बाद है, आप उसको कैसे रोक पाएंगे? क्या वाकई ये इसके दायरे में आप ला सकते हैं इसके जरिए? एक्चुअली बात यह है कि ये 48 घंटे का जो प्रोहिबिशन पीरियड है वो मॉडल कोड से नहीं आया हुआ। ये तो शुरू से जब से RP एक्ट बना था तभी से था। तो उस वक़्त जो था सेक्शन 126 की जो वो लिमिट थी वो थोड़ी सीमित थी कि आप पब्लिक मीटिंग्स नहीं करेंगे, प्रोसेशंस नहीं निकालेंगे उस पीरियड में। बाद में फिर उस वक़्त
1970 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 1970 में हमारे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए थे, वो लॉ सेक्रेटरी थे, तो उनको काफ़ी नॉलेज थी। तो उन्होंने एक बिल बना के बहुत सारे सेक्शंस के अमेंडमेंट्स जहाँ जहाँ वो महसूस करते थे, उन्होंने एक बिल बना के तो सरकार को दिया। सरकार ने उसको एक जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस की एक कमेटी बनाई, उनके सामने रखा। उसमें उन्होंने उनको काफ़ी कुछ, सारा कुछ हाल सब कुछ मान गए वो, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त नहीं हुई। उसमें ये जो था सेक्शन 126 भी, उसको अमेंडमेंट की भी प्रपोजल थी। तो उस वक्त तो आप जानते हैं 1970 में तो सिर्फ अभी ये टीवी वगैरह की, ये दूरदर्शन का ही चलते थे। उस वक्त ये सोशल मीडिया और ये सारे चैनल या ऑनलाइन इतने चैनल्स जो थे वो तो उनकी बात भी नहीं हो रही थी। तो जो उन्होंने अमेंडमेंट प्रपोज करी थी 1970 में, यही था कि आप टीवी पर जो है कोई ऐसा मटेरियल नहीं दिखाएंगे जिसपे कि इलेक्शन प्रभावित हो। तो उस वक्त तो वो लॉ बनाया नहीं। अब इस लॉ को उठा के उन्होंने 1996 में अमेंडमेंट करके 1970 वाली प्रपोजल को 1996 में लागू करा, 126B को। हाँ, तो एक जब वो बना रहे थे 1996 में, अगर वो उस वक्त देख लेते कि क्यों, तब तक तो बहुत काफ़ी एक्सपेंशन हो चुकी थी टीवी मीडिया वगैरह की और बहुत सारे चैनल्स फील्ड में आ चुके थे, लेकिन उस चीज़ को ख्याल नहीं किया। वो लॉ मिनिस्ट्री ने उठा के उसी पर्टिकुलर प्रोविजन को जो उन्होंने 70 में की थी, वो उसको उठा के लॉ में डाल दिया। अब उसमें इतनी लिमिटेशंस हैं, जैसे आप अपनी कहा कि एक जगह पे इलेक्शन हो रहा है, दूसरी जगह पर जो है वो प्रचार चल रहा है, और उसको आप टीवी पे भी दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं सब। उसमें प्रॉब्लम ये है कि 126 की बहुत लिमिटेड जो है वो एप्लीकेशन है। उसमें लिखा है कि आप पोलिंग एरिया में कुछ नहीं दिखाएंगे। अब पोलिंग एरिया में एक स्टेट में पोलिंग हो रही है, दूसरे स्टेट में क्या, कई जगह तो एक ही स्टेट में भी अलग अलग हम फेजेस करते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हो रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसा बनाने शुरू कर दिया प्रोग्राम कि जहां पोलिंग हो रही है उसके साथ की कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने पब्लिक रैली। क्या माने सर कि आज के दौर पर जो नियम थे वो व्यावहारिक नहीं नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। ओके, मैं इसको आगे भी लाता हूं कि क्या बदलाव या फिर क्या उसी चीज़ को अभी मैं कंप्लीट कर रहा था कि इस चीज़ को देखने के बाद में कि ये जो है काफ़ी 126 जो है वो काफ़ी परेशानियां पैदा कर रहा है। कोई दिल्ली से बोल रहा है, कोई कहीं से बोल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी बनाई थी, 2016 में बनी थी वो कमेटी। तो उसमें हमने काफ़ी मीडिया हाउसेस, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, लॉ मिनिस्ट्री, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव लिए थे। अनफॉर्चुनेटली जहाँ तक मुझे ज्ञान, उस कमेटी की रिकमेंडेशन अभी पूरी नहीं बनी नहीं। और उसमें यही था कि क्या अमेंडमेंट्स करी जा सकती है। लेकिन हमने अपनी तरफ से जो एक बहुत अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के, उनसे ओपिनियन ली थी कि भाई 126 को कैसे लागू करें। मैं स्पेसिफिक 126 पर भी आना चाह रहा था, उससे पहले सुमल एक आपका मैं रिएक्शन चाहूँगा कि क्या वाकई आज के दौर में जो आचार संहिता है और इलेक्ट्रॉनिक जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल हो, सोशल साइट्स हों या फिर सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म हों, वो वाकई उस आचार संहिता का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वजह जो भी हो, और उसके दायरे में वो भले ही खड़े हों लेकिन उसे व्यावहारिक तौर पर वो अमल में नहीं ला सकते? बिल्कुल प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करें। और विशेषकर अगर आप देखते हैं आपके आचार संगति जो है 48 घंटा में आप साइलेंस चाहते हैं, यहाँ तो एक्स्ट्रा नॉइस हो रहा है। एडिशनली लोग इस माध्यम से या तो कैंडिडेट अपने बहुत सारे आज के डेट में कोई किसके साथ क्या ताल्लुक है मुझे मालूम नहीं चलते, तो ये लोग सारे लोग अपने एक कैंपेन चलाते रहते हैं। और मुझे लगता है ये जो 48 आवर्स में जो ये कैंपेन होता है व्हाट्सएप के, आज के डेट में व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया, इसका जो प्रॉक्सिमिटी या प्रॉक्सिमल वैल्यू आपके पास है, जो डिवाइस आप हर समय देखते हैं, जो झूठा फेक जो भी आते हैं उसको भी आप विश्वास कर लेते हैं। उसी वक्त एक बड़ा निगेटिव कैंपेन का प्रभाव जरूर पड़ता है और उसको चुनाव आयोग को देखना चाहिए। अगर आप देखते हैं चुनाव आयोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी हर साल में टेक्नोलॉजी के साथ बड़ा अच्छा रहा। ईवीएम का भी आप प्रयोग का देखिए, इतने सालों में
हमेशा पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टी सबको लेके चलाए। और जहाँ तक इनकी भूमिका है टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने के लिए इन द कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्शन, मुझे लगता है बहुत सराहनीय है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें, कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज को शायद कंट्रोल कर सकता है ये कोड ऑफ कंडक्ट में, लेकिन आप आम नागरिक को आप किसी तरीका से कंट्रोल नहीं कर सकते। इनकी बिहेवियर सोशल मीडिया में आप नहीं कर सकते, या चुनाव के टाइम ऐसे भी आप नहीं कर सकते कि ऑल सोशल मीडिया विल बी बैंड। मुझे लगता है कि इंटरनेट का टेक्नोलॉजी से जितने सोशल मीडिया या और भी कम्युनिकेशन होता है, एक ओपन एंड फ्री माध्यम का रूप से इसको देखा जाता है, तो वो रहेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीका का कंटेंट तक आप उसको सीमित करें, या व्हाट्सएप में जैसे ग्रुप एडमिन से उनके ऊपर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं, लेकिन कितने लीगली बाइंडिंग होगा या मिसकैरेज ऑफ लॉ भी या जस्टिस का हो सकता है, वो आज के डेट में क्लैरिटी नहीं है। विराग, दो चीज़ें, एक तो कि कैसे लागू करेंगे जो चैलेंजेस हैं वो है, दूसरा कि उससे पहले मैं एक व्यक्ति के तौर पर किसी भी सोशल मीडिया पर अपने विचार अगर लिखता हूँ और किसी चुनाव के दरमियान, यानी कि उस 48 घंटे के साइलेंस पीरियड में, तो क्या मैं भी उसके दायरे में आ रहा हूं? और अगर आ रहा हूं तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी या कार्यकर्ता और एक इंडिविजुअल, इन तीनों को डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे? देखिए, आप परंपरागत तौर पे भी देखें तो रैलियों पर प्रतिबंध था आखिरी 48 घंटे में। डोर टू डोर कैंपेनिंग में कोई प्रतिबंध नहीं था। ठीक है। प्रत्याशी या सपोर्टर घर घर जा करके हाथ जोड़ करके उसमें लोगों को कर सकते थे। इन सब चीज़ों के पीछे मकसद ये था कि लोगों को आखिरी समय में वो अपनी स्वतंत्र चेतना का इस्तेमाल करके सही कैंडिडेट्स को वोट डालें। हमें मोटिव्स को जानने की बड़ी ज़रूरत है, और मोटिव्स टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनके कानून को कैसे उसके लिए ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है और अंतर्राष्ट्रीय चुनौती है। इस चुनौती के जो दो पहलू हैं कि टेक्नोलॉजी तेज़ बढ़ती है क्योंकि वो व्यक्तियों से या वेंचर से निर्धारित होती है, और जो कानून होते हैं वो लोकतंत्र के दायरे में रहते हैं, वो बहुत धीमे धीमे उनमें बदलाव आते हैं। तो लोकतंत्र और टेक्नोलॉजी की जो दौड़ है, उस दौड़ में लोकतंत्र में कानून बदलाने की जो प्रक्रिया, जैसे उन्होंने बताया कि सन 70 में जो कानून थे वो सन 96 में बने। हमने जो 2013 में जो प्रपोजल दिए तो उनका अभी तक इन्फोर्समेंट नहीं हुआ। ये बना रहेगा। ये लोकतंत्र तांगा है और टेक्नोलॉजी बस है, तांगा पीछे रह रहा है। लेकिन यहाँ पर स्थिति बड़ी बेहद गंभीर हो रही है। अभी मेरे एक परिचित हैं मध्य प्रदेश में, उनके पेट्रोल पंप में छापा डाल करके उसको सील कर दिया। उन्होंने बोला कि आपने फला को पेट्रोल क्यों दिया? अब एक प्राइवेट पार्टी को आपने उसको सील कर दिया क्योंकि उसने पेट्रोल क्यों दिया? इसके 2-3 इसके निदान हैं। इसके 126 को लागू करने के बड़ा साधारण से निदान है, लेकिन उसको लागू करने की इच्छा शक्ति भी नहीं है और हमारी संस्थाओं के पास जानकारी भी नहीं है। पहला तरीका ये है कि जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप में, लगभग देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अलग अलग 80,000 से 1 लाख पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए हैं। उन ग्रुप्स को आखिरी 48 घंटे में बैन कर देना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ की रहनी चाहिए, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिखी है, पर वो वेग तरीके से लिखा है। दूसरे नंबर पर ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में जो संस्थागत स्वरूप से जो सामूहिक तौर पर जो प्रचार हो रहा है, उसके जो आर्थिक पहलू हैं, उन आर्थिक पहलुओं पे हमें उसमें उनके खर्चों को जोड़ना जरूरी है। हमने इसके लिए बोला था कि जो ये फॉरेन कंपनियां हैं, इनका ऑडिट किया जाए, इनका ऑडिट करके देखा जाए कि फेसबुक को, ट्विटर को, गूगल को, व्हाट्सएप को ये पॉलिटिकल पार्टीज कितना पैसा देती हैं चुनाव प्रचार के लिए, उससे पता चल जाएगा। तो वो जब 2 चीज़ें होंगी और उसके बाद फिर जो हमारी स्पष्टता आएगी, 2 तरह के ऑब्जर्वर्स को प्रभावी तरीके से अपॉइंट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। पहले नंबर पर अपॉइंट करना पड़ेगा सोशल मीडिया ऑब्जर्वर्स को, और दूसरे नंबर पे जो एक्सपेंसेस के लिए जो रेवेन्यू ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं उनको क्लियर कट मैंडेट देना पड़ेगा। अब हम क्या है कि हम चाय की डीम्ड वैल्यू लेते हैं कि 10 रुपए की चाय आ गई तो आपने उसको खर्चे में जोड़ दिया, पर ये जो पूरी एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेनिंग हो रही है, उस ऑर्गेनाइज्ड कैंपेनिंग में, मॉब लिंचिंग में हमने देखा। लेकिन विराग, एक सवाल मेरा यहाँ पर, तमाम अगर हम बदलाव के साथ देखें, क्या ये दोहरी मापदंड नहीं होंगे कि जब हम राजनीतिक दल या फिर पार्टियों के कार्यकर्ता किसी एक राज्य में किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, क्या दूसरे राज्य में उस रैली का असर नहीं होता? और अगर वो उस कोड ऑफ कंडक्ट से एग्जम्प्ट किया जाता है, तो मेरे विचार किसी एक राज्य में बैठकर और मैं किसी दूसरे राज्य के बारे में अगर लिखता हूं, तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में क्यों है? क्या वाकई कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे को, उसकी सीमाओं को बदलने का वक्त है? देखिए, बहुत सारी कठिन स्थितियां हैं, जो बहुत सारी कठिन स्थितियां हैं। टेक्नोलॉजी, चूंकि टेक्नोलॉजी को आप राज्यों के दायरे में नहीं बांट सकते हैं, इसलिए इसके पूरे इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करना मुश्किल है।
लेकिन बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे जैसे मैंने बोला है कि एक एक राजनीतिक दल के जो 80,000 1 लाख ग्रुप से जो पूरा कैंपेनिंग हो रही है, हम एक्सेप्शनल केसेस को नहीं लें। वो इलेक्शंस रैली में जैसे इन्होंने बोला कि जब उन्होंने बोला कि टेलीविज़न के विज्ञापन की बात बोली, तो हमारे प्रपोजल में एक और भी चीज़ थी, प्री ऑथेंटिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। तो जो टेलीविज़न में या अखबारों में विज्ञापन दिए जाते हैं उसको पहले उसको अप्रूव किया जाता है। इसी तरीके से अगर सोशल मीडिया में ऑर्गेनाइज कैंपेनिंग हो रही है, ये व्यक्तिगत फेसबुक या ट्विटर पोस्ट की बात नहीं की जा रही है, ये बात की जा रही है कि आप आखिरी समय में सारे लोगों से समूहबद्ध तरीके से मिल करके उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, फेक न्यूज़ से उनको करने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह साधारण बात नहीं है, यह संविधान के अनुच्छेद 324 का उल्लंघन है, जहां पर फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने की बात कही गई थी। अगर टेक्नोलॉजी उसमें बाधक बन रही है तो टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी से नियंत्रित किया जा सकता है। इनकी बात को बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन दी है कि जो भी आप सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं तो उसके 2 पहलू हैं, दोनों आपको कवर करेंगे। एक तो ये कि प्री सर्टिफिकेशन होगा, जैसे हम लोग टीवी पर या प्रोग्राम देने के लिए या न्यूज़पेपर वगैरह में देने के लिए जो इश्तिहार देते हैं उसको प्री सर्टिफाई करवाते हैं। उसी तरीके से आपको जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो सोशल मीडिया, उस पर जो है आप अपने इश्तिहार वगैरह देते हैं वो प्री सर्टिफाई करेंगे। तो और उसका खर्चा भी आपको कैंडिडेट में या पॉलिटिकल पार्टी के उसमें दिखाना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें तो हमने इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर रखी, लेकिन अब जैसे ये कह रहे हैं कि भाई 48 आवर्स में टोटल बैन कर दो, मेरे ख्याल में तो आज की परिस्थिति में कोई नहीं मानेगा। नहीं, मेरा एक और सवाल है कि जब हम पॉलिटिकल पार्टीज या उनके ग्रुप की बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हैं, आप एक मैं कहूँ कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम के तहत आप जांच पड़ताल करके ये पता कर सकते हैं कि ग्रुप किस ABC पॉलिटिकल पार्टी का है। लेकिन एज ए इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के तौर पर, मैं अगर सोशल मीडिया के किसी मंच पर किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार के पोस्टर या उसकी विचारधारा को मैं टैग करता हूं या लिखता हूं, तो क्या वो आचार संहिता का उल्लंघन है उस 48 घंटे में? और अगर है तो फिर व्यक्ति की आजादी कहीं आचार संहिता के दायरे में दब रही है? नहीं, आचार संहिता तो अगर आप देखें उसको तो उस पर पॉलिटिकल पार्टीज पर लागू है, कैंडिडेट्स पर लागू है, उनके सपोर्टर्स और उनके वर्कर्स पर भी लागू है। तो अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को वर्कर कर रहे हैं, तो आचार संहिता मतलब है कि आपको जो भी कुछ कहना है एक पर्टिकुलर दायरे में कहेंगे, ये नहीं किसी को गालियाँ देना शुरू कर देंगे। तो वो आचार संहिता तो सब पर लागू है। लेकिन ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि उनकी 48 आवर्स में जो इम्प्लीमेंटेशन या उन पर रुकावट है उसमें बहुत दिखते हैं। और जब तक आपके पास शिकायत आएगी तब तक आप उसको देखेंगे। 48 आवर्स तो जो डैमेज होना होता है, जैसे फेक न्यूज़ तो आजकल बहुत हमने देखी कि लास्ट मिनट पे आ गया जी, मैं तो इस आदमी की फेवर में विड्रॉ कर लूँ, चाहे वो बेचारा इलेक्शन लड़के उतने लाखों रुपये खर्च कर चुका है और उसको किसी ने कह दिया और न्यूज़ चलवा दी कि जी उन्होंने इसीलिए मेरा सवाल था कि क्या हम सुमन दोनों छोटे कंट्रोल कर सकते हैं इसको? और क्या आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट जो 48 आवर का साइलेंस जोन जिसे मैं कह रहा हूं, जो मतदान से 48 घंटे पहले का है, वहां पर मेरी व्यक्तिगत आज़ादी भी खत्म हो रही है अगर हम सोशल मीडिया पर इसे लागू करते हैं इलेक्शन कमीशन के आदेशों को? देखिए, प्रैक्टिकली तो ये मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं है। इतने आज के डेट में अगर आप देखते हैं, आपकी देश में 50-60% लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में कम्युनिकेट होता है। अब कितने लोगों को आप पकड़ेंगे? ना इलेक्शन कमीशन के पास कैपेसिटी है, ना उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए कि इस तरीके का मॉनिटरिंग उसमें लगे। तो जो पर्सनल फ्रीडम एक इंडिविजुअल का होता है, अब मैं किसी को सपोर्ट करूं, मैं अगर अपने दोस्त को आगे भेजूं, अगर मुझे पकड़ाया जाता है तो उसमें बड़ा एक मैसिव एक इंडिविजुअल फ्रीडम का उल्लंघन होगा मुझे लगता है। तो स्मार्टली अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गुप्ता जी ने बताया कि ग्रुप्स जो ऑफिशियली इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे, कैंपेन कर रहा है, इनको रोका जा सकता है। उनको भी ऐसे ब्लैटेंटली रुका नहीं सकते, उनको भी स्पेसिफिकली लॉस का अंडर करना चाहिए। उनका भी एक फ्रीडम होता है ग्रुप में प्रोपेगेट करने का, ऐसे नहीं कि ये जो कुछ कर रहा है। तो ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर किसी तरीके का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना
मेरे ख्याल से उससे कुछ ग्रुप्स के एक्टिविटीज़ के ऊपर तो बंद है, लेकिन इंडिविजुअल्स जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाते हैं, इंडिविजुअल्स जो हेट कैंपेन चलाते हैं, मुझे लगता है इनको ऊपर कुछ इंडिविजुअल बेसिस में भी एक्शन होना चाहिए। अब प्रैक्टिकली कितना इलेक्शन कमीशन के पास नहीं, बट आर वी अवर साइट्स, ये जो मंच हैं क्या कैपेबल हैं? कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि आप रोक लगा सकते हैं? रोक लगा सकते हैं टेक्नोलॉजी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। आप बताइए, इंटरनेट का माध्यम आप फ्री रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि आज के डेट में 21st सेंचुरी में इलेक्शन में इंटरनेट का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग और ज़्यादा होना चाहिए। लोगों का बीच में आज आपके इंफॉर्मेशन फ्लो हर जगह से होते हैं ऑन दिस मीडियम। सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया टुडे। अगर आप देखें तो ज्योग्राफी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उसमें एक डेमोक्रेटिक मीडियम भी है। अगर आप देखें तो उसमें आप अगर कंट्रोल लाते हैं, मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक हुआ। तो हमें निकालना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके एक कॉमन ग्राउंड निकालना होगा जिसमें एक्सेप्टेंस है। अब देखिए, इस देश में आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन एक फिक्स्ड सीलिंग ऑफ अमाउंट देते हैं कैंडिडेट लिए, उसके ऊपर 10 गुना खर्चा करते हैं। अब उसके ऊपर कुछ नहीं करते। ऑब्जर्वर भी है, जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया ऑब्जर्वर, वो भी देखते रहेंगे। अल्टीमेटली जो प्रैक्टिकली और इम्प्लीमेंटेबल वो क्या रहेगा, है वो वो सब बैठ के देखना विराग, पड़ेगा। जो आप कहना चाह रहे हैं उसका मेरे दो छोटे सवाल हैं। आज के दौर में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हम कहते हैं, और ये 48 आवर का साइलेंस पीरियड, वाकई इन सब की ज़रूरत है? अगर है तो क्या हमें इसमें बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं है? और जो मौजूदा सिस्टम है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने पत्र लिखा सोशल साइट्स को, आप लागू कैसे करेंगे? क्योंकि जुम्मन तो कह रहे हैं कोई ऐसा सिस्टम हमारे पास नहीं है कि हम उसे लागू कर सकें। मेरा मानना है कि 20 साल पुराने जितने भी कानून हैं उनको सबको रिव्यू करने की ज़रूरत है। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट या साइलेंस पीरियड का ही नहीं, क्योंकि हमारे सारे कानून अप्रासंगिक हो गए हैं और वह सिर्फ गरीब, कमज़ोर और छोटे लोगों पर लागू होते हैं। चुनाव के नाम पर क्या क्या होता है? पाखंड। देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार निर्णय नहीं ले सकती है। आप लोगों के निजी वाहनों को जब्त कर लेते हैं चुनाव प्रक्रिया के लिए, लोगों को ज़बरदस्ती चुनाव ड्यूटी कराई जाती है, ये सारी चीज़ें कराई जाती है फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए। लेकिन छोटे छोटे जगहों पे तो आप करते हैं, बट बड़े बड़े जो नाले हैं, जो बड़े बड़े जो पोल्यूशन के केंद्र हैं, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो या तो आप उस कानून को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, या उसको इस तरह से करिए कि वो सबके ऊपर बराबरी से लागू हो। 3 प्रश्नों का मैं आपको जवाब दूं जो अभी पूरे डिस्कशन में आए हैं। पहले नंबर पे बैन करने की बात नहीं की गई है, सिर्फ ये बात कही गई है, और ये इसकी टेक्नोलॉजी है। मॉब लिंचिंग के मामले में हमने देखा, जब भारत सरकार ने सख्ती की तो जो फॉरवर्डिंग की जो व्यवस्था थी उसको उन्होंने ठीक किया। उसके बाद से जो हेट स्पीच, जो पूरी जो चीज़ें थी वो ठीक हुई हैं। तो पहले नंबर पे जो लाखों ग्रुप बने हैं, उन ऑर्गेनाइज ग्रुप्स को आखिरी 48 घंटे में उनको सस्पेंड किया जा सकता है। ये 1 मिनट का काम है, इसके लिए ऑब्जर्वर की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर खर्चों को अकाउंटेबिलिटी करना बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पर आपका सवाल 2 बार आपने जो पूछा, उसका जवाब मेरा हाँ है कि व्यक्तिगत स्तर पर अगर कोई आदमी फेसबुक, ट्विटर में कुछ करता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। जो संगठित अभियान चल रहे हैं, जो संगठित विज्ञापन हो रहे हैं, चुनावों को संगठित तौर पे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए कानून, वर्तमान कानूनों का प्रभावी इस्तेमाल कैसे हो, या प्रभावी इस्तेमाल के लिए कानूनों में बदलाव कैसे हो, यह संसद की, चुनाव आयोग की सबकी जिम्मेदारी है। हमारे पत्र में हमने 4 विषय लिखे थे, चुनाव आयोग ने सिर्फ 1 विषय पर अधूरे काम किए हैं, उसके लिए उनको साधुवाद। पर सामूहिक तौर पर चुनावों की व्यवस्था को पाक साफ रखने के लिए और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, और ये समझाने के लिए कि असल में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और आखिरी के 48 घंटे, यानी कि मतदान खत्म होने से पहले के 48 घंटे, वहाँ पर जो अब तक नियम हैं वो कितने मजबूत हैं, क्यों रखे गए, और सोशल मीडिया फिर इंटरनेट के युग में वो कितने प्रभावी या व्यावहारिक नज़र आते हैं, और उसमें किस तरीके से अगर हम लागू करना चाहते हैं तो मौजूदा कानून कितना मजबूत है और क्या उसमें बदलाव की ज़रूरत है। और अब बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था G20 सम्मेलन को लेकर, और आभाष मिश्रा लिखते हैं कि क्या आप सामाजिक, किसान और मजदूरों की समस्याओं को चर्चा का विषय नहीं बना सकते हैं? हम बताना चाहेंगे कि हम लगातार अलग अलग मसलों को शामिल करते हैं अपने इस चर्चा में, और दिन का जो महत्वपूर्ण विषय होता है, जो कि समाज और देश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हम पहले प्राथमिकता देते हैं, और कोशिश करेंगे कि आपके सुझाव पर दूसरे विषयों को हम दिखाएं, और लगातार दिखा भी रहे हैं। मुकेश ठाकुर लिखते हैं कि G20 का ये सम्मेलन चाहे ऐतिहासिक हो या ना हो, लेकिन ये सम्मेलन दुनिया के प्रधान लीडरों को एक आईना दिखाने का काम ज़रूर करेगी।
तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना हमें लिखते रहिए और हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।